पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त अधिकारों में से कौन से मौलिक अधिकार है। तो आपका मौन का अधिकार हो गया, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 है। और मतदान का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि 326 में इसका वर्णन है और बाकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा हमको मतदान का अधिकार प्राप्त है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा शोषण का विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 होगा। तो आपका ये 1, 2 और 4 सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने देश नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग NB8 में भाग लेते हैं। आपको पता होगा कि जो नॉर्डिक कंट्री होते हैं वो ऊपर हो गया आपका स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, इधर आइसलैंड हो गया और आपका एक फिनलैंड हो जाता है। ये आपका 5 नॉर्डिक कंट्री होते हैं। बाकी बाल्टिक हो गया, तो बाल्टिक में 3 कंट्री आते हैं, इस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया और लातविया हो गया। ठीक, तो ये आपको टोटल 8 कंट्री आते हैं नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग में। तो आपका इसमें फिनलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा, लेकिन इसमें यूक्रेन नहीं होगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है आगे की, भारत इंडोनेशिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देखिए, आसियान जो है वो 2 नंबर पे आता है। अगर पूरा ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो नंबर 1 पे आपका यूरोपियन यूनियन है और सेकंड पे आसियान आता है। ठीक, लेकिन इसमें बोल रहा है इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया आपको बता दूं कि सबसे नंबर 1 पे आता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। हालांकि जो आज जो टेस्ट हुआ है तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन था ना, उसमें दे रखा है कि जो इंडोनेशिया है वो फर्स्ट पे आएगा, लेकिन मतलब आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो भी आसियान की जो भी 10 कंट्री है ना, उसमें नंबर 1 पे आपका इंडोनेशिया होगा, इसलिए आपका पहला गलत होगा। ठीक, दूसरा है कि भारत और इंडोनेशिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। सही बात है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था उसमें भारत के आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और इंडोनेशिया के आपके ये टीटो। ठीक, तो दोनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। इसके साथ वो मिस्र के नासिर भी थे। ठीक, तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग भारत से इंडोनेशिया निर्वासित हुए हैं। ऑफिशियली बात है, मतलब ये नॉर्मल आप एक स्टेटमेंट है ना कि हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग भारत से इंडोनेशिया निर्वासित हुए हैं। मान ली 1 हुए या 10 हुए, कोई मतलब नहीं है। अरे कभी ना कभी एक तो हुआ होगा ना, कोई टाइम टेबल दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो आप नॉर्मली इसको सही मानेंगे। तो आपका पहला गलत है, 2 और 3 हो जाएगा। हालांकि जो दृष्टि का जो आज का जो आंसर किया है ना, उसमें आपका ऑप्शन 3 दिया हुआ है, 1, 2, 3, लेकिन इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। चौथा है कि राज्य नगर पालिकाओं के साथ विलय की गई छावनी के संदर्भ में। पहले की छावनी मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों और संबंधित बुनियादी ढांचे के आवास के लिए निर्धारित क्षेत्र है। सही बात है, क्योंकि जो छावनी होती है वो मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों के लिए ही होती है। इसके बाद है कि वर्तमान में 20 छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को विमुक्त कर दिया गया है। नहीं, यहाँ पे आपका ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, यहाँ पे 10 होगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि भारत में छावनियों की स्थापना स्वतंत्रता के बाद सैन्य टुकड़ियों को समायोजित करने के लिए की गई थी। तीसरा भी आपका गलत हुआ, क्योंकि पहला जो था ना वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 1765 में बैरकपुर में पहला सैन्य टुकड़ियों के लिए यह छावनी बनाई गई थी। तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। इससे आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल 1। इसके बाद आगे देखते हैं। पांचवा है कि बिहार में निम्न कार्बन कार्य योजना LCAP के संदर्भ में। पहला है कि यह एक रणनीति है जिसका उद्देश्य 2050 तक राज्यों का नेट जीरो राज्य में बदलना। पहला आपका गलत हो जाएगा, यहाँ 2070 है। जो भारत के जो लक्ष्य है ना 2070, वो भी सेम बिहार ने भी 2070 लक्ष्य को रखा हुआ है। तो इसका आपका पहला गलत हो जाएगा। अगर पहला आपको गलत होता है तो आपका बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यह योजना अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्र पर सुदृढ़ करने पर केंद्रित। सही बात है। दूसरा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स इस योजना के कार्यान्वयन में बिहार को सहायता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये भी सही बात है। तो आपका केवल 2 और 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CA 2019 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। पहला है कि CA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। सही बात है। दूसरा है कि यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये भी सही है। देखिए, जो पेशा एक्ट होता है वो 5वीं अनुसूची पर लागू नहीं होता है और जो CA अधिनियम है वो 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होता है। ठीक, तीसरा है कि ऐसे प्रवासी जो 31 दिसंबर 2019 से पहले भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं वो इसके अंतर्गत नागरिकता के लिए पात्र होंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को ये कानून लागू हुआ था, लेकिन इसमें बोला गया था कि 5 साल पहले, अर्थात 31 दिसंबर 2014 के पहले। ठीक,
2014 के पहले जो भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक, तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा आपका 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2। इसके बाद 7 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, सही बात है। दूसरा है कि यह अधिकार व्यक्तियों को राज्य द्वारा अधिरोपित किसी भी प्रतिबंध के बिना, आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्राप्त हुआ है, आपको पता है कि आपका लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य 3 प्रतिबंध इस पर लगाए गए हैं, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 केवल 1। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना केवल भारतीय नागरिकों के लिए, तो आप लोग 5 याद रखिए। एक हो गया आर्टिकल 15, एक हो गया 16, ठीक, ये पास हो गया। एक हो गया 19, एक हो गया 29, एक हो गया 30। ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका आर्टिकल 19, तो आपका पहला सही हो जाएगा। बाकी विधि के समक्ष समानता, ये 14 हो गया, ये नहीं होगा। जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 21, ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है, सही बात है। इस पर कई सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि समानता का अधिकार महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति नहीं देता है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 3 है ना, उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। ठीक, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसलिए 1 केवल 1 हो जाएगा। आगे है कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है, तो आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। आगे है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संबंध में। यह किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जा सकता है, सही है। दूसरा है कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह यदि हिरासत न्यायिक अवमान पर आधारित है तो इसे लागू नहीं किया जा सकता, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका 3 केवल, आपका तीनों सही है, 1, 2 और 3। इसके बाद आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया, तो आपका 66वां संविधान संशोधन 2002। 13 नंबर में है कि सभा करने की स्वतंत्रता, आपका 19(1)(b) हो जाएगा ये। इसके बाद है कि जबरन श्रम से मुक्ति, तो आपका आर्टिकल 23 हो जाएगा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19(1)(a) हो जाएगा। तो आपका सिर्फ 2 नंबर सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, तो आपका 1 केवल 1। 14 नंबर है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। पहला ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि मान लीजिए जो हेबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होता है, वो राज्य के विरुद्ध भी और नागरिक के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। आपको पता होगा कि आर्टिकल जो 32 होता है उससे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मतलब मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, और उच्च न्यायालय जाने के लिए आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हैं, तो आपका दोनों इसमें गलत हो जाएगा, तो इसलिए न तो 1 न ही 2। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, सही बात है। आर्टिकल 21 और 22 को छोड़कर आप इसको फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। दूसरा है कि इनमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में बोला तो गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, चाहे वो खुद आर्टिकल 368 ही क्यों ना हो। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों का परिवर्तन कर सकता है। ठीक, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2 और 3। इसके बाद आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार हैं, तो आपका संपत्ति का अधिकार ये तो खत्म कर दिया गया है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300(a) के तहत विधिक अधिकार दिया गया है। न यह विधिक अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार, अर्थात यह विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। ठीक, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि समानता का अधिकार, ये मूल अधिकार है ही, आर्टिकल 14। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, तो आपका केवल 2। इसके बाद 17 नंबर है रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, सही बात है।
दूसरा है कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के प्रवर्तन की रीट जारी कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्र का उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है, ये गलत है। आप दोनों ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार, वही उच्च न्यायालय मूल अधिकार प्लस अन्य कानूनी अधिकार। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना और हाई कोर्ट, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्राधिकार होता है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है रीट के क्षेत्राधिकार के मामलों में। ठीक, तो आपका ये तीसरा गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी केवल 2, मतलब ऑप्शन बी होगा केवल 1 और 2। 18 नंबर है कि निम्नलिखित रीट अधिकारिता और उनके आशय पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश को रद्द करना। आपको जो पता है कि जो 5 रीट होते हैं उसमें जो उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि जो फैसला हो चुका है उसको खारिज करना या उस फैसलों को रद्द करना। तो ये आपका सही हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश को रद्द करना। ठीक, लेकिन जो आज का जो टेस्ट हुआ था ना उसमें दृष्टि का जो आपका आंसर किए था ना उसमें ये गलत दिया था कि उत्प्रेषण नहीं होगा, लेकिन ये सही है। ठीक है, अधीनस्थ जो न्यायालय का आदेश को रद्द किया जा सकता है उत्प्रेषण रीट द्वारा। इसके बाद है परमादेश, अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकना। ठीक है, परमादेश का मतलब होता है क्या है कि हम आदेश देते हैं, मतलब कि उस क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जाता है। ठीक, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर आसीन की वैधता की जांच करने के लिए। तीसरा भी आपका सही है। कुवारंटो जो होता है, आप मतलब आपका पद क्या है उस हिसाब से किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर आसीन वैधता की जांच किया जाता है। ठीक, तो आपका 1 2 3 तीनों सही है इसमें, तो ये आपका 5 हो जाएगा उपयुक्त सभी। हालांकि जो दृष्टि का जो था ना मेन आंसर को उसमें 3 नंबर दिया था, केवल 2 और 3। हालांकि इसमें 5 तीनों सही है, 5 नंबर विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आगे प्रतिषेध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिषेध का मतलब मनाही। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जा सकता है, ये भी सही है। यह प्रकृति में निवारक है, ये भी सही है। इसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक, तो आपका 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमदेश रीट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। परमदेश का मतलब होता है कि हम आपको आदेश देते हैं, ये आपका पहला हो जाएगा। न्यायालय द्वारा जारी रीट जिसमें किसी लोक अधिकारी को कोई कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।